हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लैब। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी टीचर के बारे में। आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, टीजीटी एसएसटी की तैयारी करते टाइम क्या सिलेबस होता है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, सेफ स्कोर क्या है और कैसे किन किन चीज़ों पे मेन फोकस आपका होना चाहिए एसएसटी टीजीटी की तैयारी करते टाइम डीएसएसबी की। देखिए, डीएसएसबी एक, अगर एसएसटी की बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी साइट हो, वहां पर डीएसएसबी के सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डीएसएसबी का सिलेबस एक फिक्स्ड है ही नहीं, कभी भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ टीजीटी एसएसटी के बारे में, यानी कि टीजीटी एसएसटी की कैसे प्रिपरेशन करें, किन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट का मैंने सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है, आपको आई बटन में आपको वो पार्ट मिल जाएगा टॉपिक वाइज। सेकेंड पार्ट का जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसका भी सिलेबस आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा। तो बात करें टीजीटी एसएसटी के बारे में, तो देखिए टीजीटी एसएसटी एक ऐसा फील्ड है ना जहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर टीजीटी टीचर्स। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, वो क्या है कि सब्जेक्ट कंसर्न में प्रॉब्लम होती है। तो सब्जेक्ट कंसर्न के लिए मैं एक आपको अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच कीजिएगा और उसके बाद ही आप तैयारी कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं पाता। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा कुछ सिनेरियो के बारे में कि टीजीटी टीचर को किस तरीके से अपनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं हमारी एग्जाम के बारे में। देखिए, एग्जाम जैसे कि आप जानते ही हो कि आपका 2 पार्ट्स में होता है। पहला आपका जनरल पार्ट जो 100 मार्क्स का होता है, सेकेंड आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका 100 मार्क्स का होता है। अब बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है इस चीज में कि हम सब्जेक्ट पेपर 1 में पास हो जाएं या पेपर 2 में पास हो जाएं या दोनों में पास हो जाएं, इस चीज को लेकर। तो देखिए, आपको मेरिट में आने के लिए सबसे पहले तो क्वालिफाई करना पड़ता है एग्जाम, ठीक है। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी चांसेस होते हैं आपका मेरिट में नाम आने के। अब मेरिट कैसे, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना पड़ता है जनरल वालों को, 35% लाना होता है ओबीसी वालों को और 30% लाना होता है एसटी और एससी वालों को। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरी चीज के बारे में, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले ओबीसी ही काउंट होंगे, वरना अदर स्टेट के ओबीसी यहाँ काउंट नहीं होते डीएसएसबी में, ठीक है। तो अब बात करें हम सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में, तो आपको इसका काफी अच्छा खासा सिलेबस देखने में मिलता है और ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और पहला आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा जियोग्राफी हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया और चौथा आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया और पांचवा आपका होता है सब्जेक्ट पेडागोजी, यानी कि एसएसटी की जो पेडागोजी होती है उसके बारे में। तो बात करें जब इतना लंबा चौड़ा, और दूसरी चीज जनरल पार्ट का सिलेबस बताऊं तो जनरल पार्ट में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट रीजनिंग, जीए, हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ्स, ठीक है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी, और आपके सब्जेक्ट कंसर्न में भी यही 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो आपको मैंने बताया एसएसटी वाले। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि एग्जाम के लेवल को अच्छा खासा बना देती है। यहाँ पर आपको तुक्के मारने का कोई भी चांस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर आप तुक्के मारते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सही क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए तुक्कों से थोड़ा सा बचिएगा, और तुक्कों से बचने के लिए बस काम यही हो सकता है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे, जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो 99% आपका एग्जाम क्रैक भी होगा और अच्छे मार्क्सों से आपका कट ऑफ में नाम भी आएगा। अब बात करते हैं
स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए जैसे कि आपको पता चल गया दोनों पार्टों में सेपरेटली आपको पास होना होता है। यहाँ भी आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, यहाँ भी आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जनरल पेपर में आपको 40 नंबर लाने होंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपको 40 नंबर यानी कि 80 नंबर आपको लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम को। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर बुक्स के बारे में है। तो देखिए स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपकी करती है बुक्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल ही गया कि डीएसएसबी का सिलेबस कुछ भी फिक्स नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर जगह से कुछ भी पढ़ लें, है। जैसे कि आप जानते हो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो आपका सीटेट हो या फिर दिल्ली के अंदर कोई भी एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स होंगी 6 to 10th, ये बुक्स आपको इतने अच्छे से कर लेनी है ना कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए और आपको इतने अच्छे से बुक्स कर लेनी है कि आपको एक भी चीज उसमें से छोड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस पुट अप हो गए। अब बात करें इस एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में आपको काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस का लेवल ही ऐसा मिलता है जो कि नीचे छोटी छोटी माइनर सी चीजें होती हैं जिनमें कि आप फंस जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है, और मैं हर एक अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करें। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा यही रहता है कि आप अपनी तैयारी जब करते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से क्लियर होंगे? वो होंगे आपके एनसीईआरटी 6 to 8th। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, वो 6 to 10th। यहाँ पर एनसीईआरटी को भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th, ठीक है। पहले आपको 6 to 8 की सारी एनसीईआरटी कर लेनी है। जब आप एनसीईआरटी कर लोगे 6 to 8 की, तो आपका एक बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, आपका बेस एक अच्छा खासा बन जाएगा। फिर आपको 9 to 10 की एनसीईआरटीज लेनी है, फिर आपको उन्हें अच्छे से करना है। जब आप 6 to 8 की एनसीईआरटी कर लोगे तो यहाँ पर जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी होंगी उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलता है सिलेबस को, लेकिन ये जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी होंगी वो चीजें आपको हेल्प करेंगी 11th और 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहां पर से आपका बेस स्ट्रांग हो गया 6 to 8 से। फिर आपने क्या किया कि 9 से 10th तक की आपने एनसीईआरटी पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी। लेकिन थर्ड जो आपका पॉइंट आता है 11 12, ये आप थोड़ा नॉर्मल भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों इसलिए बोल रही हूं? क्योंकि अगर आप 6 to 10 तक की अच्छे से कर लेते हो तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए फिर कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, अगर आप इस चीज पे काम कर लेते हो तो आपके किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन शर्त यही है कि आपको बहुत अच्छे से इस पे छोटे छोटे चीजों पे और सबसे ज्यादा काम इस पे कीजिएगा जो एनसीईआरटी में सूझो तो जाने और बूझो तो जाने। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो बच्चों से बीच बीच में पूछे जाते हैं, उन पे बहुत काम कीजिएगा। और जो अभ्यास के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी देखिएगा, और बीच बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं इन्हें भी अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। आप पढ़नी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि कैसे पढ़ना है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी करते टाइम। अब बात करते हैं पेडागोजी सेक्शन की। जैसे कि आप जानते हैं 10% आपकी पेडागोजी सेक्शन आता है, जिसमें कि आप कोई बुक नहीं खरीदे, आपकी टीचर ट्रेनिंग की जो बुक्स हैं, चाहे वो आपकी बीएड की हो, चाहे बीएड की हो या बीटीसी कोई भी हो, उनमें जो आपके एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो एसएसटी, ठीक है, तो उसकी एक पेडागोजी की जो बुक होती है आपकी, उसे पढ़ना है यहाँ पर। उससे आपकी एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पेडागोजिकल सेक्शन के बारे में। और कुछ टाइम बाद मैं भी अपने चैनल पे पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट करूंगी, तो आप चैनल से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला आपका सब्जेक्ट कंसर्न,
दूसरा आपका जो आपका जर्नल पार्ट होता है, जर्नल पार्ट जो आपका होगा उसे आपको डीएसएसबी जो भी एग्जाम लेती है, चाहे वो एसएसटी, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, कोई भी हो, इन सभी एग्जाम के जो जर्नल पार्ट हैं उनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और उन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बात करें सब्जेक्ट कंसर्न में, तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपको प्रीवियस ईयर से सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके दी जा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन आपके काम बाद में इजी हो जाएंगे। जैसा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, और आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बस सलाह दे सकती हूँ। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के एक भी क्वेश्चन पेपर को आपको छोड़ना नहीं है, जितने भी आए सारे कर देने हैं, चाहे 2-2 3-3 बार कर लो, ठीक है, चाहे रट जाए क्वेश्चन, लेकिन उन्हें इस तरीके से करना है कि प्रीवियस ईयर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे तो आप छोड़ोगे नहीं। अब बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। तो देखिए, टाइम हर चीज के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको ये 2 घंटे मिलते हैं और 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो ये बेस्ट आप कब से दे सकते हो? जब आप अपने घर में बेस्ट देते हो। तो यहाँ पर कोशिश यही कीजिएगा, जैसे कि अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, टीजीटी वैकेंसीज, तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपको 2 से 4 आवर्स आपको डेली प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा थोड़ा चीजों को देखते जाइए कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के बाद आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में आपकी इस टाइम तक आपकी वैकेंसीज आ ही जाएंगी, जिसमें कि आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अभी से तैयारी शुरू कीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो अगर आप अभी थोड़ा पढ़ते हो तो एग्जाम के टाइम पे अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा वो टाइम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। अब जैसे कि हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सिखाते हैं कि आपके एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे झेलना है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सबसे पहले उन्हीं को ही करना है, और जनरल पार्ट के तो प्रैक्टिस सेट किसी के भी नहीं छोड़ने, ठीक है, जनरल पार्ट के जो प्रीवियस ईयर है वो किसी के भी नहीं छोड़ने, उन्हीं को ही हमें प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम का जनरल पार्ट हो, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न में आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की तो करते जाना है, प्लस अपने नोट्स बनाइए एनसीईआरटी में से। मुझे जहां तक मैं बताऊं, एनसीईआरटी से बेटर बुक मुझे आज तक कोई लगती ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी पब्लिकेशन देख लीजिए। एनसीईआरटी में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उससे ज्यादा अच्छा कोई बुक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो या फिर थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, और 1-2 दिन में आपको इसके सब्जेक्ट कंसर्न की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि आप अपना सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।